हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको लाइफ स्टोन की चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर दिया था। आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मोटर जनरेटर, ये सब बच गया। तो आज की इस वीडियो में बचे हुए टॉपिक्स को भी कवर कर देंगे और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और 10th की फिजिक्स भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक पदार्थ होता है, इज अ सब्सटेंस विच स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, बट एज अ करंट इज स्विच ऑफ मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा पदार्थ है, ठीक, जिसमें हम करंट को प्रभावित करते हैं तो वह एक चुंबक के तरह बिहेव करने लग जाता है। ओके, और जैसे हम करंट को हटा देते हैं वहाँ से, यानी बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वह नॉर्मल हो जाता है, तब वो चुंबक की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए, जब हम नर्म लोहे यानी कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉपर की वायर लपेटते हैं और फिर उस कॉपर की वायर में करंट को प्रवाहित करते हैं, तो जो नर्म लोहे की कॉर्ड है, ठीक है, नर्म लोहे की जो कॉर्ड है वो कैसे बिहेव करने लग जाती है? चुंबक के तरह। अगर आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने क्या करना है, एक कील ले लेना है, ठीक, कील के ऊपर ऐसे लपेट देना है कॉपर की वायर और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ओके, कील को, और इसके पास कुछ लेके जाना है, मतलब दूसरा लोहा लेके जाना है आपको, जैसे दूसरी कील लेके जानी है। इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये एक चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और जब इसके पास आप लेके जाओगे तो ये इसमें चिपक जाएगा, यानी ये इस अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये क्या बन गया, चुंबक बन गया। और जैसे ही आप करंट को हटाओगे तो फिर से चिपकना बंद हो जाएगा, यानी कि अपना चुंबकत्व का गुण खो देगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित करने पे वो एक चुंबक की तरह बिहेव करते हैं, पर जैसे ही हम विद्युत हटा देते हैं उनसे तो वो नॉर्मल बन जाते हैं। ओके, अब देखिए, अब एक चीज़ आपको नोट करना है कि स्टील इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टील का उपयोग हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में नहीं करते। क्यों? इसका कारण ये है कि जब हम स्टील में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की तरह बिहेव करता है, और फिर अगर हम हटा लेंगे तो उसको नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टील परमानेंट चुंबक बन जाता है। एक बार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हमेशा के लिए चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ओके, एज इट डज नॉट लूज इट मैग्नेटिज्म। ठीक है, करंट हटाने के बाद भी ये अपना मैग्नेटिज्म का गुण नहीं खोता है, इवन इफ करंट इज स्विच्ड ऑफ। ओके, तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, इसलिए हम स्टील का उपयोग नहीं करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, कौन कौन से रूल हैं, ये सब देखा था। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के बारे में देखेंगे और चुंबकीय बल को हम किन किन नियमों द्वारा पता कर सकते हैं कि उसकी दिशा किधर है। ठीक, तो देखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो देखिए, इसकी खोज किसने की थी? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने। एम्पियर का पूरा नाम क्या है? आंद्रे मेरी एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो चुंबकीय बल की खोज किसने की? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। इन्होंने प्रस्तुत किया, चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। ठीक है, तो धारावाही चालक पर चुंबक द्वारा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में अपोजिट बल लगाया जाता है। ओके, ये बोला था आंद्रे मेरी एम्पियर ने। फिर देखिए आगे, चालक में विस्थापन उस समय अधिक होता है, चालक में विस्थापन उस समय अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, जब विद्युत धारा की दिशा, मतलब कि धारा की दिशा ऊपर होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। ठीक है, अगर ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ और धारा की दिशा ऊपर हुआ, तो इस केस में सबसे ज़्यादा बल लगेगा, इस केस में सबसे ज़्यादा बल लगेगा, ऐसा कहा था एम्पियर ने। ओके, आगे, विद्युत धारा की दिशा बदलने पे बल की दिशा भी बदल जाएगी। ओके, क्यों बदलेगा? क्योंकि अभी ऊपर की साइड लग रहा था, अगर हम नीचे कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी बदल जाएगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये भी बदल जाएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि धारा की दिशा को जैसे बदलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी तो बल भी बदल जाएगा। ओके, तो ये बताया इन्होंने बेसिक किसने? एम्पियर ने। अब आगे देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने देख लिया चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल की दिशा को पता लगाने के लिए अलग वैज्ञानिक आई, फ्लेमिंग। उन्होंने अपना दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दिया, उसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं? चुंबकीय बल की दिशा बता सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। ठीक है, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम देखिए क्या है, देखिए आप इसको जब प्रैक्टिकली करोगे तब ये इसे याद कर पाओगे। देखिए, आपको क्या करना है, अपनी जो 3 फिंगर से पहले की, यानी अंगूठा और जो पहली वाली फिंगर तर्जनी
और जो बीच वाली उंगली इन तीनों को कैसे करना है, 90 डिग्री पे लगाना है। तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, यानी ये ऊपर होना चाहिए, ये सामने और ये इधर। ठीक, तो ऐसे करना है, 90 डिग्री पे करना है। ऐसा करने के बाद फ्लेमिंग ने बोला कि जो आपकी ये है तर्जनी वाली है, फर्स्ट वाली उंगली है, ये किसकी दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कौन बताएगा, ये वाली इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बीच वाली उंगली क्या, धारा के प्रवाहित होने की दिशा। धारा किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है वो बताएगा बीच वाली उंगली। और जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा, या फिर हम बोल सकते हैं चालक पे लगने वाले बल की दिशा। तो बल की दिशा क्या बता रहा है, अंगूठा। ठीक है, तो यही है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों एक परस्पर क्या होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस कंडीशन में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और बीच वाली उंगली यानी मध्यमा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बताता है, तो जो अंगूठा होगा वो चालक की गति की दिशा को बताएगा या फिर उस पर लगने वाले बल को बताएगा। ठीक, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ओके, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे लेते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लेते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर में, विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर में कौन सा नियम लगता है, ये वाला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। ओके, डिवाइस विच कन्वर्ट, अच्छा मोटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, इसमें हम बिजली देते हैं तो हमें वो हवा देता है। हवा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, तो क्या कर रहा है वो, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये तो हो गया मोटर की डेफिनेशन। और ये किस पे काम कर रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस पे काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, अभी जनरेटर भी आएगा वो देखेंगे। नोट लिखना है आपको कि मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसका इस्तेमाल देखिए हम कैसे करते हैं, एमआरआई में। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब ये बोलते हैं हिंदी में। तो इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, का प्रयोग हम शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। एमआरआई का उपयोग हम क्या करते हैं कि शरीर के भीतर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसकी हम इमेज बना लेते हैं ताकि देख सकें कि वो कैसे हैं, अपनी जगह से हिल तो नहीं गए या इधर उधर क्या फंक्शन क्या गड़बड़ी हुई, एमआरआई से पता लगाते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, ठीक है, जो नेचुरल बने हुए, तो उसके ऊपर बेस एमआरआई काम करता है। ठीक, ये तो ऐसे हो गया आपको जीके के लिए। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए 12th क्लास में बहुत अच्छे से दे रखा है इसको। इसकी खोज सबसे पहले 1831 में माइकल फेराडे ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फेराडे ने। कब की थी, 1831 में। ओके, इसमें है क्या, तो देखिए द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म के द्वारा, चुंबकत्व के द्वारा हम अब क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखिए हम उल्टा ही चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक चैप्टर में कि जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं चालक में तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसका उल्टा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बना देते हैं, विद्युत धारा बना देते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम, मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके हम क्या बना देंगे, धारा बनाएंगे। ओके, करंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इट प्रोड्यूस करंट इन अ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज मूव बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, जब हम नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, जब हम बीच में किसी धारावाही चालक को मूव करते हैं, चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, दोनों पोल के बीच में हम किसी चालक को मूव करते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके अंदर क्या होती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा को क्या बोलते हैं, इस धारा को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी चुंबकत्व के द्वारा हमने क्या किया, धारा बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, तो इसी घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट बनी है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी खोज किसने की थी, माइकल फेराडे ने। ओके, अब आगे देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग से दाएं हाथ का नियम। इसमें क्या है, सेम वैसे करना है, अपनी दाएं हाथ की 3 उंगली लेनी फर्स्ट वाली और उनको 90 डिग्री पे लगाना है तीनों को। तो इसमें हम करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि
जो फोर फिंगर है हमारी, जो इंडेक्स फिंगर है, फोर फिंगर है या तर्जनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। और बीच वाली उंगली क्या, इंड्यूस करंट को दिखा रहा है, करंट को नहीं, ये इंड्यूस्ड करंट को दिखा रहा है। तो जो थंब होगा, थंब किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, मोशन को, यानी कि गति की या फिर फोर्स, बल की दिशा। थंब क्या दिखाएगा, फोर्स की या फिर मोशन की, गति को दिखाएगा। ठीक है, ओके। और इसका यूज हम कहाँ पे लेते हैं, जनरेटर में लेते हैं। ठीक है, विद्युत जनरेटर में लेते हैं। जनरेटर क्या है, जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, यानी मोटर का उल्टा। इसमें क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे, यानी कि जैसे उसको घुमाएंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, पानी से घुमाएंगे, हवा से घुमाएंगे, और बहुत तरीके हैं घुमाने के, उससे घुमाएंगे और क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे। ठीक है, और जो जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस पे बेस है। और जनरेटर में कौन सा, देखिए ये वाला करंट बनता है, इंड्यूस्ड करंट बनता है ना। हमने पढ़ा ना कि जब हम वो पोल के बीच में चालक को घुमाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, इस धारा को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ओके, तो ये जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट हम ऐसे बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है पूरा इसमें। ओके ओके, अब आगे देखिए, एक बच गया हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, देखिए, इन ऑल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन the direction of induced current is such that they always oppose the cause that is produced। देखिए क्या है, हिंदी में बताता हूँ। लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, प्रेरित धारा बोलते हैं शायद, इंड्यूस्ड, हाँ प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा या फिर इंड्यूस्ड करंट की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसी को क्या बोलते हैं, हम लेंज का नियम बोलते हैं। ओके, इट ऑलवेज अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूस, मतलब जिससे ये उत्पन्न होता है उसी कारण का ये विरोध करती है। तो इसकी दिशा कैसी होती है, उल्टी होती है, जिधर से उत्पन्न होती है उसकी अपोजिट होती है। ओके, ये होता है लेंज का नियम। ओके, अब आगे देखिए, अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, जो धारा समान अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है, जो धारा समान अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है समान अंतरालों के बाद। ठीक है, 10 सेकंड में ऐसी, 10 सेकंड में ऐसी, 10 सेकंड में ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, यानी अपनी जो दिशा है ये परिवर्तित कर देती है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होती रहती है। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिवर्ती धारा, जो क्या अपनी दिशा को परिवर्तित करती है समान अंतरालों के बाद। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, यानी कि परिवर्तित करती है। तो भारत में देखिए इसकी वैल्यू क्या है कि हर 1/100 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड का 100वें भाग में जो धारा है वो अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ठीक है, तो भारत में दर कितनी हो गई, यानी कि रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, तो 1/100 सेकेंड, हर 1 सेकेंड के 100वें भाग में धारा अपनी दिशा चेंज कर लेती है इंडिया में। ठीक है, तो समय अंतराल देखिए, समय अंतराल कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 1/100 प्लस 1/100। ठीक है, देखिए जब हम 12th में पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ही मैं। ये होता है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 1/100, फिर इसके बाद चेंज हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 1/100, फिर 1/100। ठीक है, हर 1/100 सेकेंड में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है। तो समय अंतराल क्या होता है, ये मतलब एक पूरा कंप्लीट साइकिल को करने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं समय अंतराल। तो इतना प्लस इतना, यही हो गया समय अंतराल। ठीक है, तो 1/100 प्लस 1/100 ये हो गया आपका 1/50 सेकेंड। 1/50 सेकेंड क्या हो गया, समय अंतराल। और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, यानी आवृत्ति क्या होता है, समय अंतराल का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। 9th में भी हमने देखा था। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 50 हर्ट्ज। तो जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे अभी 11, 12, 10th में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें एसी, जिसमें भी हम करंट की वैल्यू लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो कितना लेंगे हम, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज क्यों लेंगे, क्योंकि भारत में इतने सेकंड में अल्टरनेटिव करंट अपना दिशा चेंज करती है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी है। हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू इतनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। तो आज इसका कारण भी आपको पता चलेगा कि 50 हर्ट्ज ही क्यों लेते हैं। ओके, अब आगे देखिए, नोट करना है आपको, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बैटरी में करंट को स्टोर करते हैं तो कौन सा करंट होता है डीसी,
डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आप देखते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि दृष्ट धारा। ठीक, तो देखिए दृष्ट धारा क्या होता है, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है, ये अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करती है, एक ही दिशा में रहती है। ठीक है, एक ही दिशा में रहती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट या फिर दृष्ट धारा। ठीक है, ये अपनी दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं करती। इसे स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं बैटरियों के फॉर्म में। ठीक है, इसे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि AC और DC इनमें से खतरनाक कौन है ज़्यादा, मतलब इंसान अगर चिपक गया तो किस में जल्दी मौत हो जाएगी उसकी, या फिर मौत होने के चांस किस में ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा DC। क्यों, ऐसा क्यों होगा? मान के चलते हैं कि 120 वोल्ट AC था और 120 वोल्ट DC था, दोनों सेम लेता हूँ मैं। ठीक है, ये नहीं कि 5 वोल्ट की बैटरी पे आप मुंह लगा रहे हो और अब सोच रहे हो कि अब मृत्यु हो जाएगी ना, उसमें नहीं। 120 वोल्ट लिया मैंने DC और 120 वोल्ट लिया मैंने AC। अब मैं बोल रहा हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजर है, तो DC है। क्यों? क्योंकि ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। अगर आप एक बार इसमें चिपक गए तो चिपके ही रह जाओगे, और जबकि AC कुछ टाइम बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो आपको क्या लगेगा, एक जोरदार झटका लगेगा, लेकिन वो आपको दूर फेंक देगा। जैसे यहाँ पे चिपके रहोगे, फिर जैसे यहाँ पे चेंज होने वाला रहेगा तो आपको मौका मिलेगा छूटने का, तो यहाँ पे एक झटका लगेगा और आप दूर जाके गिरोगे। तो झटका तो लगेगा AC में, लेकिन बच जाओगे, चिपके नहीं रह पाओगे। तो AC कम खतरनाक है DC से। ठीक, अब आगे देखते हैं। टॉपिक हमारा घरेलू विद्युत परिपथ। जो हमारे घरों में वायर होती है ना, रेड ब्लैक ग्रीन, उनको देखते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। देखिए, जो रेड वायर होती है घरों में वो होता है पॉजिटिव वायर, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव वायर होता है रेड वाली, इसलिए डेंजर, मतलब रेड का निशान किस लिए होता है, डेंजर के लिए। तो रेड वाली वायर को टच मत करना, उसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित हो रही होती है। ठीक, ब्लैक वायर क्या होती है, नेगेटिव होता है, जिसको हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाली को क्या बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है, इसे बोलते हैं लाइव वायर, इसको बोलते हैं लाइव वायर, लाइव बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल ब्लैक वाले को। और ग्रीन वाली वायर होती है उसे बोलते हैं अर्थिंग, वो अर्थ के लिए होता है, अर्थिंग। ठीक है, जो देखिए 3 प्रकार की वायर होती है। रेड जो होती है पॉजिटिव, ब्लैक होती है नेगेटिव, और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं लाइव वायर, नेगेटिव वाले को बोलते हैं न्यूट्रल, और जो ग्रीन वाली होती है, हरी वाली वायर होती है, उसे बोलते हैं अर्थिंग, वो अर्थिंग के लिए होता है। ठीक, भारत में विद्युत में तार यानी कि लाइव वायर तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है भारत में, 220 वोल्ट। इसलिए आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है, जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, सब में आपको 220 वोल्ट मिलेगा। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यही दोनों वैल्यू मिलेगी आपकी। क्यों? क्योंकि भारत के लिए एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक, 50 हर्ट्ज। ओके, तो ये हो गया। ठीक, ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो फिजिक्स भी आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बायो करेंगे, 10th की बायो करेंगे। 10th की बायो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, और उसके बाद हम करेंगे 11th और 12th। ठीक है, तो वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।